सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द शॉर्ट सीरीज, जिसमें कि हम एक छोटे से वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, यानी कि संवैधानिक संशोधन। तो पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर होता है, वो सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, ये जो पूरा पीडीएफ है एंड साथ ही साथ जो इस पर क्विज़ है, पीडीएफ तो आप डाउनलोड कर सकते हैं परमार एसएससी टेलीग्राम पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड अगर आपको क्विज़ अटेम्प्ट करनी है तो आप एप्लीकेशन परमार अकेडमी ऐप पे जा सकते हैं। कहाँ पर आपको अवेलेबल होगी ये अभी एक्चुअल में क्विज़ अपलोड तो नहीं हुई है, तो इसीलिए आपको टेलीग्राम पे ही बता दिया जाएगा कि कहाँ पर आप मिनी क्विज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पर बिफोर स्टार्टिंग कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, हम सबसे पहले जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता क्या है और ये होता कैसे है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, विच इज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, उसमें अगर हम कोई चीज़ चेंज करते हैं, कोई चीज़ ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं या रिप्लेस करते हैं, तो उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता है, राज्य का विधानमंडल नहीं कर सकता है। तो कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है, देश की संसद कर सकती है। और पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? वैसे तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आते हैं, है ना। बट हमारे दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। इनमें से किसी भी हाउस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ सकता है। बिल क्या होता है? एक रेजोल्यूशन होता है, एक प्रपोजल होता है टू अमेंड दी, अगर हम बात करें अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो पूरा प्रोसीजर है कि किस तरह से अमेंड होगा, कहाँ पे बिल इनिशिएट होगा, किस तरह से प्रोसेस होगा बिल, वो पार्ट नंबर 20 में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 368 में ये मेंशन्ड है। और इसका जो प्रोसीजर हमने बोरो किया है वो कहाँ से किया है? इट इज़ बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, जो पूरा प्रोसीजर है। अब प्रोसीजर की हम बात करें तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के कवर्ड हैं इसमें, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसमें दो तरह के कवर्ड हैं आर्टिकल नंबर 368 में, स्पेशल मेजॉरिटी से जो किए जाते हैं और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन फ्रॉम स्टेट्स। देखिए होता क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर हम प्रोसीजर की चर्चा कर लें कि आर्टिकल नंबर 368 के अकॉर्डिंग लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में बिल आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा और विधान परिषद में नहीं आ सकता है, पहली बात, ठीक। लेकिन कई बार हमें इस ऐसे प्रोविजंस को जब अमेंड करना होता है, कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहाँ पर हमें स्टेट से भी परमिशन लेनी पड़ती है। वहाँ पर बिल इनिशिएट नहीं हो सकता है। बिल इनिशिएट होगा लोकसभा में या राज्यसभा में। यहाँ पर क्या चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। कुछ केसेस में क्या होता है कि हमें स्टेट से भी मंजूरी चाहिए होती है, जहाँ पे हमें ये लगता है कि फेडरल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, जहाँ पे स्टेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम जीएसटी बिल लाए थे, जीएसटी बिल क्या था? एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। हमने देखा था कि 101 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो जीएसटी को लेके ही है। उसके लिए हमें रैटिफिकेशन चाहिए था स्टेट्स का। अब पहले हम ये जान लेते हैं स्पेशल मेजॉरिटी क्या है और कहाँ कहाँ में रैटिफिकेशन चाहिए होता है स्टेट्स का। स्पेशल देखो, एक ध्यान रखना, एक सिंपल मेजॉरिटी भी होता है, साधारण बहुमत। उससे भी कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं हमारे संविधान के जो साधारण बहुमत से ही अमेंड हो जाते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। बट रिमेंबर, इसको हम अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नहीं डील करते हैं। और ये जो भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए केसी वियरे करके एक हुए जो जिन्होंने काफ़ी सारी कमेंट्री करी हमारे काफ़ी सारे प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि हमारे इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर को उन्होंने क्वाज़ी फेडरल बोला, उसी तरह से अमेंडिंग प्रोसीजर को बोला वाइज बट रेयरली फाउंड। तो सिंपल मेजॉरिटी से जो भी, अब सिंपल मेजॉरिटी होता क्या है? तो सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि जितने भी हाउस में मेंबर्स हैं उनका 2/3, जितने भी हाउस में मेंबर हैं और प्रेजेंट एंड वोटिंग है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। एग्जाम्पल के तौर पे 245 मेंबर्स हैं, मान लेते हैं राज्यसभा की इफेक्टिव मेंबरशिप है, 5 वैकेंसीज हैं तो 245। इनमें मान लेते हैं कि आज सिर्फ 200 लोग आए हैं और उनमें से वोटिंग में सिर्फ हिस्सा ले रहे हैं 150 लोग, यानी 50 लोग वोटिंग में हिस्सा भी नहीं ले रहे हैं, तो उसका अब 2/3 चाहिए होगा। बट स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है? स्पेशल मेजॉरिटी होता है मेंबरशिप का मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ मेंबरशिप ऑफ हाउस। मेंबरशिप ऑफ हाउस का मतलब और प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने राज्यसभा का केस लिया, तो राज्यसभा ही देख लेते हैं। तो राज्यसभा में 245 इफेक्टिव मेजॉरिटी है मेंबरशिप की, तो इसका भाई 2+1 यही होता है मेजॉरिटी। जो भी नंबर आएगा
और ये 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग करके जो भी नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल आज 200 लोग आए और 200 लोग वोटिंग में हिस्सा भी ले रहे हैं, तो इसका 2/3 निकालिए। जो भी नंबर बड़ा आएगा उतने लोगों से इसको जो है अप्रूवल मिलना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। जो भी नंबर बड़ा आएगा वो स्पेशल मेजॉरिटी। अब ये क्या है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन फ्रॉम स्टेट, यानी कि आपको पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी से तो पास करवाना है, रैटिफिकेशन फ्रॉम स्टेट वहां पर सिर्फ आपको सिंपल मेजॉरिटी से एटलीस्ट आधे राज्यों से, भारत में 28 राज्य हैं तो एटलीस्ट 14 राज्यों से आपको बिल को पास करवा लेना है, वहां के जो लेजिस्लेचर है वहां से। लेकिन वहां पर आपको स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, वहां पे साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से ही काम चल जाएगा। नाउ लेट अस सी कि कौन कौन से प्रोविजन है जहां पर स्पेशल और कहां कहां पे स्पेशल प्लस रैटिफिकेशन चाहिए। तो स्पेशल में अगर हम बात करें, अगर फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को अमेंड करना है, अगर हमें डीपीएसपी को अमेंड करना है तो हमें क्या चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम इसकी बात करें रैटिफिकेशन जहां स्टेट से चाहिए, तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई चेंज लाना चाहते हैं, है ना, सर्वोच्च न्यायालय या फिर जो हमारा उच्च न्यायालय उसमें हम कोई चेंज लाना चाहते हैं, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें अगर कोई चेंज लाना चाहते हैं, क्यों रैटिफिकेशन चाहिए इस केस में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमें पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं वो भी पार्टिसिपेट करती हैं। तो अगर आप उसका इलेक्शन मान लो कुछ प्रोसीजर चेंज कर रहे हो प्रेसिडेंट का, तो वहां से भी आपको परमिशन चाहिए होगी। अगर आप 7th शेड्यूल को, 7वीं अनुसूची को अगर आप अमेंड कर रहे हो, तो यहाँ तक कि अगर आप आर्टिकल 368 खुद जो आर्टिकल 368 अमेंडमेंट की बात कर रहा है उसको ही अमेंड करना चाहते हो, तो आपको रैटिफिकेशन चाहिए एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट से। अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो स्टेट है, मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन चलो लिख देता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, राज्यों का जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, अगर उसमें आप कोई चेंज लाना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आप बिना परमिशन के, बिना स्टेट लेजिस्लेचर के परमिशन के नहीं कर सकते हैं। सिंपल मेजॉरिटी से क्या अमेंड होता है, तो सिंपल मेजॉरिटी से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि 2nd शेड्यूल, 3rd शेड्यूल, ये सारी चीज़ें सिंपल मेजॉरिटी। पार्लियामेंट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर चेंज करने हैं, ठीक है, जो आप बोल सकते हैं सिटीजनशिप के प्रोविजंस हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद को क्रिएट करना है, अबॉलिश करना। और अगर आपको याद हो आर्टिकल नंबर 4 क्या बोलता है कि आर्टिकल नंबर 2 और 3, आर्टिकल नंबर 2 एंड 3 के तहत कोई भी आप चेंज करोगे दैट विल नॉट बी डेल्ट एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, यानी कि अगर किसी नए स्टेट को क्रिएट करना है, अबॉलिश करना है, उसको बाइफर्केट करना है, उसकी बाउंड्री को ऑल्टर करना है, हर जगह सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत की हमें नीड होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, स्पेशल कहाँ पर, स्पेशल प्लस सर्टिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट। अब आखिरी चीज हम देखते हैं दैट इज कि क्या ज्वाइंट सीटिंग अलाउड इस तरह के बिल में। मान लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में बिल को पास कराना होता है लेकिन डेडलॉक हो जाए किसी कारणवश, यानी कि बिल अटक जाए, तो क्या ज्वाइंट सीटिंग अलाउड है? द आंसर इज नो, ज्वाइंट सीटिंग अलाउड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में। कमेंट में आप बताइए एक और तरह का बिल होता है जिसमें कि ज्वाइंट सीटिंग यानी कि संयुक्त बैठक अलाउड नहीं होती है, और ज्वाइंट सीटिंग किस आर्टिकल में दिया हुआ है, 108 में दिया हुआ है। कहाँ से लिया हमने इस प्रोविजन को? ऑस्ट्रेलिया से। एंड वन थिंग, एक और चीज़ आप रिमेंबर करो, याद रखना कि इसमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस तरह के बिल लाने के लिए। जैसे कि अगर हम मनी बिल लाते हैं, धन विधेयक लाते हैं, तो उसमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, लेकिन इसमें नहीं चाहिए। और प्रेसिडेंट को इसमें अपनी एसेंट, सहमति देनी ही होती है। ऐसा कोई तरह का बिल नहीं होता है जहां पर ये मैंडेटरी होता है कि प्रेसिडेंट को देना ही पड़ेगा, वो अपनी वीटो पावर यूज नहीं कर सकता। लेकिन ये एकमात्र बिल है जहां पर प्रेसिडेंट को ये होता है, बाइंडिंग होता है कि उसको एसेंट देनी है। ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने किया था, चलिए ये देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ऑर्डर वाइज फर्स्ट अमेंडमेंट से। तो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे। सो दिस अमेंडमेंट एडेड द 9th शेड्यूल, आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज C एंड एडेड रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स फॉर लैंड रिफॉर्म्स। बहुत बड़े बड़े जमींदार हुए तो हमें लैंड रिफॉर्म लाना पड़ा, उनकी जो ज़मीनें थी उनको लेके सरकार ने बांटना शुरू किया। तो बहुत सारे जमींदार कोर्ट्स गए, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले तो 9th शेड्यूल ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट से, और बोल दिया कि कोई भी हम चीज़ अगर इसमें डाल देंगे हम, यानी कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, तो उसको जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती, उसको न्यायपालिका जो है उसकी समीक्षा नहीं कर सकती है। हमें पता है कि आर्टिकल नंबर 13 ये पावर देता है और आर्टिकल नंबर 137 ये पावर देता है जुडिशरी को कि वो सुप्रीम कोर्ट को कि वो रिव्यू कर सकता है, ठीक है, किसी मैटर में। लेकिन अगर इसमें डाल दिया तो रिव्यू नहीं कर सकता है। ये प्रोविजन को ऐड कर दिया गया था। बाद में चल के जो IR कोयलो केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोला था कि 1973 से पहले जो आपने ऐड कर दिया है वो ठीक है, रिव्यू नहीं करेंगे हम, लेकिन इसके बाद जो आपने ऐड किया है उसको हम बिल्कुल रिव्यू कर सकते हैं अब से। क्योंकि 1973 में हम देखेंगे केस हुआ था केशवानंदा भारती केस, और केस को लेके अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप बता देना कमेंट में, या फिर हम एक टारगेट रख लेते हैं कि इस वीडियो में जैसे ही 10,000 लाइक्स होंगे वैसे ही आपको इंपॉर्टेंट जो केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हुए उनका एक पूरा इस तरह से समरी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, विद पूरा ये जो PDF है, ओके।
तो आई.आर. कोहेलो केस को इसीलिए 9th शेड्यूल केस बोलते हैं। खैर अभी वो हम केसेस में डील करेंगे, अभी इसको स्किप करते हैं। यहाँ के लिए बस इतना याद करना है कि 9th शेड्यूल ऐड किया, 15 क्लॉज 4 को ऐड किया और 19 क्लॉज, ये है क्या 15 क्लॉज 4, तो एक केस हुआ जिसको बोलते हैं चंपकम दोराई राजन केस। ये चंपकम दोराई राजन केस तमिलनाडु से संबंधित है, जहाँ पे रिजर्वेशन दे दिया गया था। तो एक महिला थी चंपकम दोराई राजन, तो कोर्ट पहुंच गई कि भाई ऐसे रिजर्वेशन कैसे दिया जा रहा है, इट इज वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 15 का वॉलेशन है। तो फिर बाद में सरकार ने बोला ये वॉलेशन नहीं है, क्योंकि एक क्लॉज ऐड कर दिया गया कि हम बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दे सकते हैं और वो आर्टिकल 15 का वॉलेशन नहीं होगा, ये ऐड किया गया। और 19 क्लॉज 6 में हमें पता है 19 क्लॉज 1 में क्या मिला हुआ है, राइट टू स्पीच, है ना, मतलब बहुत सारे 6 राइट्स मिले हुए, स्पीच, असेंबल, एसोसिएशन बनाना, ऑक्यूपेशन कोई भी करना, कहीं भी मूव करना, रिसाइड करना, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं, अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन 19 क्लॉज 2 से शुरू हो जाते हैं हमारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, उचित प्रतिबंध, 19 क्लॉज 2, 3, 4 इनमें। तो हमने कुछ और, पार्लियामेंट ने कुछ और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, उचित प्रतिबंध ऐड किए फर्स्ट अमेंडमेंट से। क्लियर हो गई इतनी चीज़ ना। 7th अमेंडमेंट पे आते हैं, पर बिफोर दैट एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट और है बीच में, जो मैं बीच में लिखता जा रहा हूँ ना, ये आपको PDF में मिलेगा इसी फॉर्मेट में, ठीक है। तो 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर बात करें तो इसमें पता है क्या हुआ था, अभी हमने पढ़ा है कि आर्टिकल नंबर 4 ये बोलता है कि 2 और 3 के तहत जो भी चेंज करोगे स्टेट में, नाम उसका बदलोगे और बाउंड्री ऑल्टर करोगे, तो उसको अमेंडमेंट डील नहीं किया जाएगा। बट इस तरह के बिल को लाने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। अभी हो सकता है जो मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा हो, आप में से काफ़ी लोगों ने मनी बिल लिखा होगा, हाँ, कि मनी बिल में जॉइंट सिटिंग अलाउड नहीं है। तो मनी बिल को लाने से पहले अभी मैंने बताया भी था कि हमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। आर्टिकल नंबर 3 के तहत भी अगर हम कोई बिल लाते हैं तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट उसको उस स्टेट लेजिस्लेचर के पास उस बिल को डालेगा कि भाई देखो हम तुम्हारे स्टेट का नाम चेंज कर रहे हैं या बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, तो अपनी रिकमेंडेशन दे दो। तो 5th अमेंडमेंट ने ये प्रेसिडेंट को पावर दी कि प्रेसिडेंट जो है अब एक टाइम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन प्रिस्क्राइब अ टाइम लिमिट, ठीक है, पूरा आपको मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कैन प्रिस्क्राइब अ टाइम लिमिट कि आपको इतने टाइम में अपनी रिकमेंडेशन देनी होती है। और वी ऑल नो कि वो जो रिकमेंडेशन देता है स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन दी इधर प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, ठीक है। देन आते हैं 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 पे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात तो ये इसने ये है कि जो पार्ट नंबर 7 है कॉन्स्टिट्यूशन में, भाग नंबर 7 संविधान में, उसको रिपील कर दिया, उसको हटा दिया, ठीक है। प्लस हमारे जो स्टेट्स थे वो पहले A, B, C, D, ठीक है, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D, इन कैटेगरीज में जो है ये कैटेगराइज थे। ये पूरा जो ये ग्रुपिंग है ये हमने गिव अप किया, ये हटाया। और 7th अमेंडमेंट के थ्रू 14 स्टेट्स, 14 स्टेट्स, ठीक है, एंड 6 UTs, 6 केंद्र शासित प्रदेशों को क्रिएट किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एंड दैट इज कि प्रोविजन ऑफ हैविंग अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, यानी कि एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है 2 या अधिक राज्यों के लिए, जैसे महाराष्ट्र गोवा का कॉमन हाई कोर्ट है ना, तो ऐसे ही 2 या 2 से राज्यों का कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। प्लस साथ ही साथ एक जो गवर्नर है वो भी कॉमन हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के लिए। ये प्रोविजन भी इसी अमेंडमेंट से आया था, ठीक है, यानी कि एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है प्लस कॉमन गवर्नर भी हो सकता है मल्टीपल स्टेट्स का। नाउ 10th अमेंडमेंट में बढ़ने से पहले मैं आपको 9th अमेंडमेंट भी बताना चाहूँगा। 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसने क्या किया था, इट इम्प्लीमेंटेड द नेहरू नून एग्रीमेंट। ये नेहरू नून एग्रीमेंट क्या है? तो नेहरू जी के बारे में तो आपको पता है कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। ऐसे नून जो है, फिरोज खान नून था, ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। इन लोगों के बीच में क्या हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। रिमेंबर उस समय ये जो बांग्लादेश आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो इसको हमने देने का वो किया था कि भाई मतलब एक बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, ये नेहरू नून एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, जिसके तहत हमने डिसाइड किया था कि हम बेरूबारी यूनियन को पाकिस्तान को देंगे, ठीक है। फिर एक बेरूबारी यूनियन केस भी होता है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई सुनो, आप लेने को तो कोई टेरिटरी ले सकते हो सिंपल मेजोरिटी से, जैसे आर्टिकल नंबर 4 में लिखा हुआ है, लेकिन अगर कोई इंडियन टेरिटरी आपको देनी है ना, तो वो आप ऐसे नहीं दे सकते हो। 1960 में केस हुआ तो उसने बोला कि आप टेरिटरी दे नहीं सकते हो, उसके लिए आपको अमेंडमेंट करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, परमिशन लेनी होगी पार्लियामेंट की, तब आप दे सकते हैं। तो इसने 9th अमेंडमेंट ने क्या किया था, बेरूबारी यूनियन को, जो हमारी इंडियन टेरिटरी है, उसको ट्रांसफर किया था, किसको, पाकिस्तान को, ठीक है। और नेहरू नून एग्रीमेंट एक तरह से इंप्लीमेंट किया था ना। 10th अमेंडमेंट, इससे क्या हुआ था, इससे जो दादरा नगर हवेली है उसको इंडियन टेरिटरी में इनकॉर्पोरेट किया गया था एज यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो ये 9th अमेंडमेंट कब हुआ था, ये 1960 में हुआ था ये। 12th अमेंडमेंट की अगर बात करेंगे
तो 12th अमेंडमेंट ने गोवा, दमन एंड दीव को इनकॉर्पोरेट किया था इंडियन यूनियन में एज यूटी। गोवा अभी स्टेट नहीं बना था, एज यूटी इनकॉर्पोरेट हुआ था। देन 13th अमेंडमेंट हुआ 1962 में, जहां पर नागालैंड को स्पेशल एक तरह से प्रोविजन दिया गया आर्टिकल नंबर 371A के तहत। नागालैंड को स्पेशल एक तरह से स्टेटस दिया गया। हमें पता है ना आर्टिकल नंबर 371 जो हम वो याद करते हैं, है ना, अगर आपको याद हो नाम आसमा जी के, इस तरह से पूरा हम याद करते हैं। खैर, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। 14th अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड पुडुचेरी इंडियन यूनियन को इंडियन यूनियन का हिस्सा बनाया पुडुचेरी। पुडुचेरी में फ्रांसीसियों का एक तरह से मेन पहले रूल हुआ करता था। गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, और यहाँ पर पोर्तुगीज़ का रूल था। पोर्तुगीज़ का आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन विजय किया और उसके तहत हमने 1961 में पोर्तुगीज़ को यहाँ से हटाया इंडिया से। तो इसीलिए बोलते हैं पोर्तुगीज़ वाज फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो फ्रॉम इंडिया। इनेबल्ड द यूटीज ऑफ हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी टू हैव लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसने ये चीज़ इनेबल किया। देन 21st में बढ़े, इससे पहले 15th अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं उनकी मैक्सिमम रिटायरमेंट एज होती है 65 और हाई कोर्ट की कितनी होती है 62, लेकिन पहले 60 होती थी। 15th अमेंडमेंट ने इसको 60 से 62 किया बढ़ा के मैक्सिमम एज को। और कमेंट में बताइए मिनिमम एज क्या होती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। देन आते हैं 21st अमेंडमेंट से, इसने सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया 8th शेड्यूल में। 8th शेड्यूल में हमारी कितनी लैंग्वेजेस हैं अभी 22। पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 14 थी, तो बाद में 8 लैंग्वेज ऐड हुई, जिनमें से ये पहली लैंग्वेज थी जो इस शेड्यूल में ऐड हुई। 24th अमेंडमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि इससे पहले हुआ था आपका गोलकनाथ केस, और गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि पार्लियामेंट, सुन लो, तुम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हो। पार्लियामेंट रेजिस्टेड, उसने जो है रिएक्शन दिया, और रिएक्शन कैसा था 24th अमेंडमेंट करके उसने अपना रिएक्शन दिखाया कि सुनो, हम यानी पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। ठीक है, 24th अमेंडमेंट करके ये चीज़ को बताया गया। साथ ही साथ प्रेसिडेंट के पास कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा तो इट इज़ कंपल्सरी ऑन द पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट, यानी उसको सहमति अपनी देनी ही होगी, यानी कि प्रेसिडेंट कैन नॉट यूज हिज वीटो पावर। ठीक है, यानी बिल को ना तो वो रिटर्न कर सकता है, ना तो वो विदहोल्ड कर सकता है एसेंट, और ना ही उसको पॉकेट कर सकता है। कोई वीटो पावर नहीं है। तो अभी समझ में आया किस अमेंडमेंट से ये मंजूरी मिली? 24th अमेंडमेंट से, कि प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है वो कि एसेंट देना ही है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? 25th अमेंडमेंट किया 1971 में एंड एडेड वन आर्टिकल, एंड दैट आर्टिकल वाज आर्टिकल नंबर 31C, जिसके तहत पहला प्रोविजन इन्होंने ये डाला कि जब भी हम कोई डीपीएसपी वो इम्प्लीमेंट करने जाएंगे जो आर्टिकल नंबर 39B और 39C में है, तो इट शैल नॉट बी वॉयलेटिव, पूरा ध्यान से सुनिएगा, इट शैल नॉट बी वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल नंबर 14, 19 और 31 में जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं वो वॉलेटिव नहीं होंगे। अब आप ये सोचोगे सर 31 में तो राइट टू प्रॉपर्टी था, बिल्कुल था, लेकिन ये अभी 1971 की बात हो रही, 1978 में हटा था राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये इन राइट्स का वॉलेशन नहीं होगा अगर पार्लियामेंट इन डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने जाएगा। और दूसरा प्रोविजन ऐड किया कि जुडिशरी इस पर रिव्यू नहीं कर सकती है। बाद में फिर हम देखेंगे कि केशव नंदा भारती केस हुआ जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको तो जायज़ माना, सही माना, लेकिन इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। वो हम केसेस में देखेंगे। 26th अमेंडमेंट ऑफ 1971, इसमें प्रीवी पर्स को एबॉलिश कर दिया गया। प्रीवी पर्स क्या होता है? तो कुछ प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट को फ्रीडम थी कि आप इंडिया ज्वाइन करो या पाकिस्तान जाओ या इंडिपेंडेंट रहो। तो कुछ ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो सरदार पटेल जी ने बोला देखो यार इंडिपेंडेंट मत रहो, इंडिया में ज्वाइन हो जाओ, साल का इतना हम पैसा आपको देंगे, कुछ नहीं करना, आपको इतना पैसा मिलता रहेगा, कुछ नहीं करना आपको। तो वो लोग एग्री कर गए, और वो जो अमाउंट उनको मिलता था उसी को प्रीवी पर्स बोलते हैं। इंदिरा गांधी ने उसको खत्म कर दिया था 1971 में, 1971 में शी एंडेड दिस प्रीवी पर्स सिस्टम। ओके, 36th, लेकिन उससे पहले 35th अमेंडमेंट भी हमें पता होना चाहिए। 35th अमेंडमेंट से क्या हुआ था? 35th अमेंडमेंट जो 1974 में हुआ था, 1974 में, इससे सिक्किम जो है, सिक्किम को एसोसिएट स्टेटहुड का दर्जा मिला था। एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला था, वो बोलते हैं सहकारी राज्य का दर्जा, यानी कंप्लीट स्टेटहुड का दर्जा भी नहीं मिला था, जो कि 36th अमेंडमेंट से मिला। सिक्किम को एक फुल फ्लेजेड स्टेट बनाया गया और इंडियन यूनियन में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। पहले यहाँ पर चोग्याल डायनेस्टी का रूल हुआ करता था, पहले एसोसिएट स्टेट बना, और उसके बाद 36th अमेंडमेंट से आर्टिकल नंबर पहले 2A का इस्तेमाल करके हमने इसको एसोसिएट स्टेट बनाया था। देन इसके बाद आर्टिकल नंबर 2A को हटा दिया गया था जब सिक्किम फुल फ्लेजेड स्टेट बन गया था। एक चीज़ ध्यान रखना, प्रीवी पर्स से याद आया, अभी एनटीपीसी में क्वेश्चन बना था प्रीवी पर्स पे, मतलब इस तरह से क्वेश्चन बना था कि 19th अमेंडमेंट एक्ट से क्या हटाया गया था। ऑप्शन में था प्रीवी पर्स, बट प्रीवी पर्स तो 26th अमेंडमेंट से हटाया गया था। तो ध्यान रखना 19th जो अमेंडमेंट हुआ था 1966 में, उससे क्या हटाया गया था? जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं,
ठीक है। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं इनको एबॉलिश किया गया था 19th अमेंडमेंट ऑफ 1966 से। 36th हो गया, 42nd पे आते हैं विच इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। रीज़न क्योंकि इसने बहुत सारे चेंजेस किए। इस टाइम पे इमरजेंसी लगी हुई थी देश में और इंदिरा गांधी सरकार तो नहीं बोलेंगे, इंदिरा गांधी बोलेंगे। क्यों, अभी आपको बताता हूँ कि इंदिरा गांधी ने जैसे 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड में, तो किसी से पूछ के नहीं किया था, या अपनी कैबिनेट तक से परमिशन नहीं ली थी, खुद ही बोल दिया प्रेसिडेंट को जो उस समय फखरुद्दीन अली अहमद थे कि आप इमरजेंसी लगा दो। और इमरजेंसी लगा के इन्होंने बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस थे जेल में डाले और उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट किए, जैसे कि इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। जैसे कि प्रीएम्बल में 3 नए वर्ड्स जोड़े, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। 4 नई डीपीएसपी ऐड करी, 39 क्लॉज F, 39A, 43A, 48A। ये किसकी बात करता है? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की। ये किसकी बात करता है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये बात करता है फ्री लीगल एड की टू द पुअर। और ये किसकी बात करता है बताइए? हिंट है, चिल्ड्रन। बताइए। एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल थी नहीं हमारी ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया पार्ट नंबर 4 किसमें? ए में। भाग नंबर 4 काम इसको जोड़ा गया, ठीक है। आर्टिकल नंबर 51A, अनुच्छेद नंबर 51 का। मेड प्रेसिडेंट बाउंड बाई कैबिनेट एडवाइस, की प्रेसिडेंट को कैबिनेट के एडवाइस से सहमति मतलब मानना ही पड़ेगा, वो रिटर्न नहीं कर सकता, वो रिकंसिडर करने के लिए नहीं बोल सकता एडवाइस को। इट कर्ब जुडिशियल पावर, प्रोवाइडेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। मतलब एक चीज़ और भी थी, जैसे कि हमने ये देखा था 39B और C को इम्प्लीमेंट कर सकता और इसका वैलिडेटिव नहीं होगा। 42nd अमेंडमेंट करके बोल दिया कि हम 39B-C नहीं, कोई भी DPSP इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, इट शैल नॉट बी वॉलेटिव ऑफ दी आर्टिकल नंबर 14, 19 और 31। लेकिन वो बात अलग है कि आगे जो केस हुआ, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को खारिज कर दिया। मेड प्रेसिडेंट बाउंड बाई, ये तो हमने देख ही लिया है। प्रोवाइडेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड ट्रिब्यूनल्स फॉर द अदर मैटर्स। तो इसके लिए पार्ट नंबर 14A ऐड किया और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे रिलेटेड जो भी केसेस हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल देखेगी, और अदर मैटर्स के लिए ट्रिब्यूनल बना दिया पार्ट नंबर 14A के तहत, ठीक है। इसको ऐड करके 14 में क्या है? यूपीएससी है ना। और 15 में क्या कमेंट में बताइए? ट्रांसफर्ड सर्टेन सब्जेक्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये मैटर्स को स्टेट लिस्ट से उठा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाला। रिकॉल करिए, हमारे ओरिजिनली कितने थे? 97 थे यूनियन लिस्ट में, अभी कितने? 100। स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट थे 66, अभी कितने? 61। और कॉन्करेंट का आप बताओ भाई, कॉन्करेंट में कितने थे? बताओ जल्दी से। कॉन्करेंट में भी बढ़े हैं, कॉन्करेंट में भी बढ़े हैं। ओरिजिनली 47 थे, अब कितने बताओ? अब आते हैं 44th पे। तो जो भी इसने गलत कुछ किया उसको सुधारा 44th ने। जैसे कि इसने बोला कि प्रेसिडेंट पे एडवाइस बाइंडिंग है, जो हमें आर्टिकल नंबर 74 के तहत हमें पता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, यानी कि वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे। इसने बोल दिया कि सलाह वो बाध्य है। इसने बोला कि नहीं, एक बार प्रेसिडेंट लौटा सकता है उस एडवाइस को, दोबारा जो आएगी एडवाइस वो बाइंडिंग होगी, लेकिन एक बार तो लौटा ही सकता है। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में बना भी था इस बार कि किस अमेंडमेंट ने बाइंडिंग करी थी एडवाइस, तो 42nd ने। देन रिस्टोर्ड फंडामेंटल राइट्स कर्टेल इन इमरजेंसी, उनको रिस्टोर किया जो मौलिक अधिकार कर्टेल हुए थे। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज टेकन अवे फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ये वो अमेंडमेंट है जिससे कि संपत्ति का अधिकार दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी को पार्ट नंबर 3 दैट इज फंडामेंटल राइट से हटा के पार्ट नंबर 12 भाग नंबर 12 में आर्टिकल नंबर 300A के तहत डाल दिया गया। एंड इट इज नाउ ओनली अ लीगल राइट। और लीगल राइट को लेके कौन रिट इशू कर सकता है, कौन सा कोर्ट रिट इशू करता है, कमेंट में बताइए। कौन कर सकता है? हाई कोर्ट कर सकता है, इसीलिए हम बोलते हैं हाई कोर्ट का जुडिशियल जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो वाइडर देन दी सुप्रीम कोर्ट है। और 44th अमेंडमेंट ने क्या किया? तो 44th अमेंडमेंट ध्यान रखना, कैबिनेट वर्ड को जोड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन में इससे पहले कैबिनेट शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसी ने बोला कि अब अगर आपको इमरजेंसी लगानी है, ठीक है, तो यानी कि सरकार को अगर इमरजेंसी लगानी है तो सिंपल मेजॉरिटी नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी से आपको अप्रूवल लेना होगा इमरजेंसी लगाने के लिए, आपातकाल लगाने के लिए, ठीक है। सारे काम किसने किए? 44th अमेंडमेंट ने। कि प्रेसिडेंट एक बार और एडवाइस को लौटा सकता है, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया इसने, प्लस कैबिनेट वर्ड को जोड़ा, एंड स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी अगर आपको क्या करना है, अगर आपको अभी इमरजेंसी लगानी है तो। प्लस साथ ही साथ इसने एक और इम्पॉर्टेंट काम किया, एंड दैट वाज कि ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द है, आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 352 टॉक्स अबाउट दी नेशनल इमरजेंसी। उसमें लिखे हुए ग्राउंड्स, किन ग्राउंड से इमरजेंसी लगाई जा सकती है, तो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले लिखा हुआ था। लेकिन इस इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हटा के
आर्म्ड रेबेलियन वर्ड को ऐड कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह को ऐड कर दिया गया, यानी कि इट वाज रिप्लेस्ड, इसकी जगह इसको लाया गया, वो भी 44th अमेंडमेंट से किया गया। 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985, इसने 10th शेड्यूल को जोड़ा, 10वीं अनुसूची को जोड़ा, विच डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉज। एंटी डिफेक्शन लॉज क्या होता है? दल बदल विरोधी कानून होता है, जैसे कि कोई भी अपनी पार्टी अगर छोड़ के चला जाए किसी दूसरी पार्टी में तो उसको बोलते हैं डिफेक्शन। अब ये इतना आसान भी नहीं है, काफ़ी थोड़ा सा डेप्थ में होता है, कि जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो उतना ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं उतरेंगे। अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर, जैसे इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि कोई निरपेक्ष चुनाव लड़ता है, नहीं ना तो कांग्रेस से, बीजेपी, किसी पार्टी से नहीं, वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेगा, एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। कोई नॉमिनेटेड मेंबर होगा, लोकसभा में तो होते नहीं, राज्यसभा में होते हैं, नामित सदस्य होगा, तो अगर 6 महीने के बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेगा तो डिफेक्शन लग जाएगा। कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरी में जाएगा तो डिफेक्शन लग जाएगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है, क्या है वो आगे अमेंडमेंट एक 91st अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, वहां देखेंगे। ठीक है, 52nd आपको समझ में आया। 52nd अमेंडमेंट से क्या हुआ? देन 56th से गोवा को एक फुल फ्लेजेड स्टेट बनाया गया। याद करो, 12 से यूटी की तरह इनकॉर्पोरेट हुआ, 56 से एक फुल फ्लेजेड स्टेट बन गया। लेकिन दमन दीव वो अभी भी यूटी ही था, अभी भी है। और आपको पता है दादर नगर हवेली और दमन और दीव को मर्ज भी किया जा चुका है। 61st अमेंडमेंट से क्या हुआ? वोटिंग एज को डिक्रीज किया गया फ्रॉम 21 to 18। और इसी के बाद ही आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा पहली बार मल्टी मेंबर्ड बॉडी भी बनता है। 61st अमेंडमेंट की बात करेंगे तो इससे क्या हुआ था? नेशनल कमीशन फॉर SC ST वाज एस्टैब्लिश्ड। देखिए, पहले होते थे ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर फॉर SC एंड ST हुआ करता था, अभी सिर्फ एक ऑफिसर ही हुआ करता था। ठीक है, फिर इसने क्या बोला? अब ये SC ST जो ऑफिसर हैं, एक एक ऑफिसर, अब ये मल्टी मेंबर्ड कमीशन बनेगा। किस अमेंडमेंट से? 65th से। आई अगेन रिपीट, डू नॉट कंफ्यूज इट विद 89th अमेंडमेंट। 89th अमेंडमेंट से कंफ्यूज नहीं करना, जो 2003 में हुआ था, जिसने इन दोनों को अलग किया था। अभी सिर्फ ये ऑफिसर से, सिंगल ऑफिसर से एक मल्टी मेंबर्ड कमीशन बने, बस खत्म। 69th अमेंडमेंट, 69th अमेंडमेंट। ठीक है, स्पेशल स्टेटस टू यूटी ऑफ दिल्ली एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी विद द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनती है 69th अमेंडमेंट से। इसी के थ्रू 2 आर्टिकल्स भी ऐड किए गए, 2 अनुच्छेद भी ऐड किए गए, एंड दीज आर आर्टिकल नंबर 239AA एंड 239AB। इसी AA ने दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली दी। सिर्फ 3 ही यूटी हैं हमारे देश में, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। और इसी ने बोला कि हमें पता है कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में स्टेट लॉ बना सकता है, लेकिन लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर में सिर्फ दिल्ली के केस में यूनियन लॉ बना सकता है, जो कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि दिल्ली एक स्पेशल हम यूटी बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे देश की राजधानी है, तो इसलिए लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर पे यूनियन लॉ बना सकता है। और इसी की वजह से आपको पता है, पहले जब केजरीवाल सरकार थी तो इसी को लेकर लड़ाई भी काफ़ी होती रहती थी। और यहाँ पे ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो जाता तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, खत्म। ओके, देन 73rd अमेंडमेंट पे आते हैं। आई थिंक ये बहुत आसान है, 73rd और 74th सभी ने सुने होते हैं। इसने पार्ट नंबर 9 को ऐड किया, जो कि पंचायती राज के प्रोविजन से डील करता है। टोटल इसमें 29 फंक्शनल मैटर्स दिए हुए हैं, एंड 11 शेड्यूल के साथ साथ पार्ट नंबर 9 में इसने आर्टिकल नंबर 243 से लेके 243O तक ऐड किए। और पंचायती राज प्रोविजंस को, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को सभी राज्यों के लिए मैंडेटरी किया। पहला राज्य कहाँ था जहाँ पर सबसे पहले पंचायत के प्रोविजंस को लागू किया गया था इस अमेंडमेंट से पहले, वो आप बताएंगे कमेंट में। देन 74th से पार्ट नंबर 9A को ऐड किया गया, 12 शेड्यूल जोड़ा गया, एंड इट डील्स विद द म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी क्या होती है? हमारी एक तरह की अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं। ठीक है, और पार्ट नंबर 9A के रिगार्डिंग ध्यान रखिएगा कि इसमें आर्टिकल नंबर 243P से लेके 243ZG तक दिया हुआ है इसमें। ठीक है, 86th अमेंडमेंट 2002, इसने भी काफ़ी सारे प्रोविजंस चेंज किए। क्या क्या? सबसे पहले तो आर्टिकल नंबर 21A ऐड किया, विच मेड प्राइमरी एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया, मतलब 6 से 14 साल तक के बच्चे एजुकेशन ले सकते हैं और उनका मौलिक अधिकार है। प्लस इसने आर्टिकल नंबर 51A सब क्लॉज के ऐड किया, जिसमें ये गार्जियंस को ड्यूटी दी कि अपने बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल भेजना है। और साथ ही साथ जो आर्टिकल नंबर 45 है, जो कि एक DPSP है, उसका सब्जेक्ट मैटर चेंज किया। सब्जेक्ट मैटर चेंज किया मतलब इसमें पहले कुछ और था, बाद में कुछ और किया गया। पहले इसमें वही था जो आज आर्टिकल 21A में है, यानी राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, लेकिन अब वो तो फंडामेंटल राइट बन गया। तो इसमें क्या हमने डाला 45 में? अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी कि 0 to 6 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको केयर करनी है, उनकी केयर करनी है। ओके,
Then 91st Amendment of 2003, this amendment limits the size of Council of Minister at the center and in the states. ये बोलता है, इसने क्या किया, आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को ऐड किया और इसमें बोला कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो 15% ऑफ लोकसभा से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। सिमिलर अगर आपको चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर का आर्टिकल तो आपने क्या करना होता है, 89 को ऐड कर देना होता है। तो कितना आएगा, 164। तो 164 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में वही लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए बोला कि तुम्हारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो 12 से कम भी नहीं हो सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ये मैक्सिमम लिमिट लगाई। ध्यान रखना, दिल्ली के लिए सिर्फ 10% होता है, जो 69th अमेंडमेंट ने करके दिया था, वहाँ पर मैक्सिमम लिमिट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की 10% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकता है। प्लस इसने पता है एक और चीज़ करी, इसी का ही 75 क्लॉज 1 ए सब क्लॉज ए दिख रहा है, 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी भी ऐड किया, जिसमें ये बोला अगर कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, दल बदल के उसमें, तो वो मिनिस्टरशिप से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता है। अच्छा, डिफेक्शन के प्रोविजन का जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो कौन देखता है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर देखता है। जैसे लोकसभा के केस में वहाँ का स्पीकर देखेगा। वैसे तो डिस्क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एडवाइस पे, लेकिन ये जो है यहाँ डिफेक्शन के ग्राउंड में अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो सिर्फ स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर हम देखें, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कर सकता है और उसका जो डिसीजन है वो इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये हम देखेंगे किस केस में बोला था, एक केस था कि हुट्टो होलोहान, खैर अभी केस उसको यहीं पे लिमिट करता है, तो ये चीज़ समझ में आई। प्लस इसने एक और चीज़ बोली जो मैंने एक्सेप्शन बताया था कि डिफेक्शन अगर कोई पार्टी छोड़ के जाता है दूसरी पार्टी में चला जाता है तो डिफेक्शन के तहत उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन हम कई सारे ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि वो महाराष्ट्र में हमने देखा था एकनाथ शिंदे वाला, तो वहाँ पर तो नहीं हुआ था। तो ये एक्सेप्शन है कि अगर 2/3 पार्टी के 2/3 मेंबर से ज़्यादा अगर जाते हैं तो इसको स्प्लिट ना बोल के इसको मर्जर बोलते हैं और मर्जर के केस में डिफेक्शन नहीं लगता है। ठीक है, 91st अमेंडमेंट। 92nd अमेंडमेंट, इसने बोडो, डोगरी, एक सेकेंड, यहाँ पर हमने अमेंडमेंट छोड़ दिया इंपॉर्टेंट, 71st अमेंडमेंट। ठीक है, 71st अमेंडमेंट भी यहाँ नोट करेंगे, सब आपको इसी फॉर्मेट में इस तरह से नोटेड डाउन मिलेगा। ठीक है, इसको मैं फिर से बनाऊंगा। तो 71st अमेंडमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1992 में। और इसने क्या किया था, इसने कोंकणी, KNM करके याद करते हैं, नेपाली और मणिपुरी को ऐड किया था। कहाँ पर, 8th शेड्यूल में इसने ऐड किया था। तो हमने देखा 21st अमेंडमेंट से सिंधी को ऐड किया गया, 71st अमेंडमेंट से किसको ऐड किया गया, KNM, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को। 4 लैंग्वेज हो गई, मैंने कितनी बताई थी, 8 ऐड हुई हैं, 14 से 22 हुई हैं शेड्यूल। तो बाकी जो 4 लैंग्वेज हैं वो आपके 92nd अमेंडमेंट ऑफ 2003 से ऐड हुई हैं, जिसमें कि आपकी बोडो है, डोगरी है, मैथिली और संथाली है। ठीक है, 96th अमेंडमेंट से कोई लैंग्वेज ऐड नहीं हुई थी, ध्यान रखना, बस ओडिया को ओडिया किया गया था, जो ओडिया लिखा हुआ था इसको ओडिया किया गया था, लैंग्वेज कोई ऐड नहीं हुई थी। 93rd अमेंडमेंट से क्या हुआ, इससे प्रोवाइडेड रिजर्वेशन इन एडमिशंस इन प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो यानी कि प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात कही थी इसने। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। 95th, एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड STs इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। 2009 में इसने करके 10 साल के लिए क्या है कि SC/ST का जो रिजर्वेशन है वो 10 साल के लिए बढ़ता चला आ रहा था, SC/ST का और एंग्लो इंडियंस का। आर्टिकल नंबर 330 बोलता है रिजर्वेशन ऑफ SC/ST की सीट्स इन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में 332 बोलता है। ठीक है, इसी तरह एंग्लो इंडियन का भी होता था, लेकिन हम देखेंगे ये जैसे 2009 में है 10 साल के लिए, तो अब देखना 2019 में ये फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन एंग्लो इंडियन वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 97th अमेंडमेंट की बात करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था और पार्ट नंबर 9B को ऐड किया गया था, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है। 243ZH से लेके 243ZT तक इसमें दिया हुआ है। ठीक है, प्लस इसने आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है क्लॉज 1 सब क्लॉज C में, तो उसमें राइट टू फॉर्म एसोसिएशन कोऑपरेटिव सोसाइटी भी ऐड किया। प्लस ये DPSP इसने भी एक जोड़ी, आर्टिकल नंबर 43B। ठीक है, कि स्टेट शैल स्ट्राइव टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये सारे प्रोविजंस ऐड किए 97th अमेंडमेंट ने। बिफोर गोइंग ऑन टू द 100th अमेंडमेंट, शतक लगाने से पहले 99th अमेंडमेंट को भी देखते हैं, क्योंकि ये भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। इसने क्या किया था, दिस अमेंडमेंट रिप्लेस्ड व्हाट, इट रिप्लेस्ड कॉलेजियम सिस्टम।
कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, तो जो जजेस होते हैं वो जजेस को ही अपॉइंट करते हैं। कहीं आपने सुना कि कोई खुद को ही अपॉइंट कर रहा है, तो जजेस खुद को ही अपॉइंट करते हैं। होता क्या है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस को, ठीक है। तो सर प्रेसिडेंट तो जज नहीं है, अरे वो तो नहीं है, लेकिन ये अपनी मर्जी से नहीं करता है। CJI और CJI 4 जजेस की एडवाइस लेगा, यानी कि टोटल 5 जजेस की जो एडवाइस जो होती है, जो CJI देता है प्रेसिडेंट को, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ जो CJI है। हर सेल्फ बोल नहीं सकता हूँ कि आज तक कोई महिला CJI रही नहीं इंडिया की, आगे तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई तो बनेगा ही, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं रहा। तो वो जो प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा, दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं, विच एमर्ज्ड इन दी सेकेंड जजेस केस, जो अगेन केसेस में देखेंगे। तो इसी को रिप्लेस कर दिया किससे, विद NJAC या NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। बट हम देखेंगे आगे एक केस हुआ 4 जजेस केस, और 4 जजेस केस में जो 4th जजेस केस हुआ था, उसमें इस पूरे अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, यानी कि अगेन फिर से कॉलेजियम सिस्टम को रीस्टोर कर दिया गया। तो 99th अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 4 जजेस केस में, ठीक। अब आते हैं, शतक लगाते हैं 100th अमेंडमेंट, एन एक्सचेंज सम एनक्लेव्स, एनक्लेव्ड नहीं होगा, एनक्लेव्स होगा, एनक्लेव्स टेरिटरीज विद बांग्लादेश अंडर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, जैसे नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ था, अगर आपको याद हो 9th अमेंडमेंट। तो उसी की तरह है 100th अमेंडमेंट, जहां पर हमने कुछ बांग्लादेश के एनक्लेव्स खुद को मतलब बांग्लादेश ने हमें ट्रांसफर किया और हमने बांग्लादेश को दी, जिसके लिए हमने पता है कि बेरूबारी यूनियन केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई अमेंडमेंट करना होगा अगर आपको टेरिटरी देनी, तो इसीलिए 100th अमेंडमेंट किया गया बांग्लादेश को सर्टेन टेरिटरीज देने के लिए। और लेने के लिए कोई अमेंडमेंट नहीं, सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से आप ले सकते हैं। 101 GST को इंट्रोड्यूस करना पड़ा था, और यहाँ पर इस तरह के बिल में पूरे जितने भी हमारे राज्य हैं हर जगह बिल भेजा गया था, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट से रैटिफिकेशन लिया गया था। क्यों? क्योंकि इससे स्टेट का जो शेयर है टैक्सेस का वो भी चेंज होने वाला था, तो स्टेट की परमिशन जरूरी थी। लेकिन रिमेंबर वहाँ स्पेशल नहीं, वहाँ सिंपल मेजोरिटी से ही काम चल जाता है। हमने अभी पढ़ा SC ST के जो कमीशन है वो आर्टिकल ओके आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर एक और अमेंडमेंट मिसिंग है। 65th अमेंडमेंट हमने पढ़ा था। 65th के बाद यहाँ पर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसमें कि क्या किया गया था, अभी मैंने बताया था 65th से क्या किया गया था, स्पेशल जो ऑफिसर थे SC ST के उनको कमीशन बनाया गया था, मल्टी मेंबर्ड कमीशन। अब उस कमीशन को अलग अलग कर दिया गया। जी हाँ, SC को बोला तुम यहीं रहो, यानी तुम आर्टिकल नंबर 338 में ही रहो, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर SC। ST से बोला तुम्हारे लिए हम अलग एक आर्टिकल क्रिएट कर देते हैं, आर्टिकल 338A, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर ST। ध्यान रखना ये जो SC वाले होते हैं ये तो SCs का वो देखते हैं कि SCs के जो राइट्स एंड का वोलेशन ना हो, ST वाले ST का देखते हैं शेड्यूल टाइप का, लेकिन ये साथ साथ एंग्लो इंडियंस का भी देखते हैं कि उनके भी राइट्स का वोलेशन ना हो। तो एंग्लो इंडियन का भी नेशनल कमीशन फॉर जो हमारा शेड्यूल कास्ट है वही मैनेज करता है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल थे, लेकिन हमारा जो बैकवर्ड क्लास कमीशन था वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, वो स्टैट्यूटरी था, वो लॉ के थ्रू क्रिएट हुआ था। लेकिन बाद में 102nd अमेंडमेंट करके इन द ईयर 2018 इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, और ये अभी किस आर्टिकल में है, बस आगे ही है, कमीशन जो NC ST है उसके आगे ही है, आर्टिकल नंबर 338B में, 338 में SC, 338 में ST, 338B में बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। 103rd अमेंडमेंट की अगर बात करेंगे तो इसने 10% रिजर्वेशन दिया था EWS को, ये तो सभी को पता होगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। 104th अमेंडमेंट ने क्या किया, एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन खत्म कर दिया। होता क्या था, एंग्लो इंडियंस, 2 एंग्लो इंडियंस को प्रेसिडेंट लोकसभा में, एक एंग्लो इंडियन को गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट करता था। किस आर्टिकल के तहत, 331 और 333 के तहत। इसको अब खत्म कर दिया। ये शुरू हुआ था जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, एनफोर्स हुआ था कि 10 साल तक ये कॉन्टिन्यू रहेगा। फिर एक्ट लाती गई पार्लियामेंट और इसको 10 साल एक्सटेंड करती गई, जैसे 2009 में देखा। अब नहीं हुआ। और SC ST का भी सेम था, 10 साल। SC ST का जो था 330 के तहत लोकसभा में, 332 के तहत लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो 10 साल के लिए एक्सटेंडेड है। अब 2030 में फर्दर रिवाइज होगा कि हमें आगे कंटिन्यू रखना है नहीं रखना है। लेकिन ये जो एंग्लो इंडियन का है, दैट वी गेव अप, अब नहीं उनको कोई वो मिलता नॉमिनेशन। 105th इसने इट रिस्टोर्ड द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई एंड मेंटेन देयर ओन लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की अपनी खुद की लिस्ट बना सकते हैं और उसको मेंटेन रख सकते हैं। एंड द लास्ट अमेंडमेंट इज द 106th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023, जिसने कि 33% सीट्स रिजर्व करी विमेन के लिए लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ध्यान रखना ये राज्यसभा नहीं है, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है,
राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं है, ध्यान रखना। अभी जो वेमेन को रिजर्वेशन मिलता है अभी एट प्रेजेंट, वो सिर्फ लोकल बॉडीज में मिलता है, पंचायत और नगर पालिका में। अगर आपको याद हो 1/3 अमेंडमेंट मिलता है वेमेन को, ठीक है, और कहीं नहीं था। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद कहीं नहीं था। इस अमेंडमेंट ने लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन का प्रोविजन डाल दिया है, लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है। जब तक कि हमारा अगला ही सेंसस नहीं हो जाता, जब तक फिर डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बन जाता, तब तक तो ये रिजर्वेशन अभी लागू नहीं होगा, ठीक है। बस ये अमेंडमेंट एक एक्ट ले आई है हमारी पार्लियामेंट। एंड वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो इसने क्या किया, इसने वक्फ एक्ट ऑफ 1995, वक्फ आपको पता होगा एक ज़मीन होती है जो भी कोई भी, चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, वो दान दे सकता है वक्फ को, और वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी, उसको फिर आप वापस नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता है पूरा बहुत ही मसला चला, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, एक शॉर्ट वीडियो। तो खैर इसने वक्फ एक्ट ऑफ 1995 को हटाया, इसकी जगह अभी आ चुका है 2025 का, इसको उम्मीद एक्ट नाम दिया गया है, दैट इज यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट। खैर ये तो अमेंडमेंट एक्ट, हम वक्फ का अमेंडमेंट एक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, तो इसको उससे कंफ्यूज मत कर देना कि ये 107, तो बस लेटेस्ट था तो इसलिए इसको रख दिया। बाकी नहीं होगा तो हम जो इंपॉर्टेंट एक्ट हैं लेटेस्ट के अभी जो हुए उसको भी सेपरेट वीडियो में कर लेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। आपको करना क्या है, आप इसकी जो पूरी PDF है ये डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? ये आप डाउनलोड कर सकते हैं परमार SSC टेलीग्राम चैनल से, और वहीं पर आप जो है वहाँ पर नहीं, लेकिन परमार एकेडमी जो एप्लीकेशन है वहाँ पर आप एक छोटी सी क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीवन। ओके, थैंक यू। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा? केसेस होगा। और कोई आपके टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि सर इस पर भी वीडियो बना दीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और जैसे इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स होते हैं आपको केसेस का वीडियो भी मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।